जय हिंद। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कहाँ तक का पढ़ लिया था, पारदर्शिता के पहले तक का जो भी पोर्शन था उसको हमने कवर कर लिया था। तो अब उसके आगे का जो पोर्शन है, उसके आगे के जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको हम क्या है यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, एक मिनट बस। अब हम इसको यहाँ से चालू करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या आता है, आपका पारदर्शिता आता है। पारदर्शिता क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पारदर्शिता अर्थात उसी को क्या बोला जाता है, कभी कभी खुलापन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रशासनिक शब्दावली में कई बार उसको खुलापन बोला जाता है। ठीक है, तो पारदर्शिता का अर्थ क्या है, शासन पद्धति से नागरिकों का जुड़ाव, जिसमें उन्हें प्रशासन के प्रत्येक कार्य निर्णय को जानने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था अथवा एक ऐसा प्रशासन जिसमें मतलब उसके अंदर जो भी कार्य चल रहा है उस कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी किस तक होना, जनता तक होना। मतलब जनता की प्रशासन तक क्या हो, एक खुली पहुंच हो। मतलब प्रशासन के सभी कार्यों को जानने का अगर उसके पास क्या है, अधिकार है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं कि प्रशासन में क्या है, पारदर्शिता है। ठीक है, पारदर्शिता सरकार और नागरिकों की पद दूरी कम करने का कार्य करती है। किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में पारदर्शिता क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। पारदर्शिता से क्या होता है, नागरिक और प्रशासन के बीच में जो एक दूरी रहती है, ये दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नागरिक और प्रशासन के बीच दूरी का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो एक अंतर विद्यमान है वो अंतर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं ना, सिंपल सा, कई बार क्या होता है हम कई विभागों के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, या कई बार कुछ विभागों के बारे में हमारे हमारे क्या है, गलत विचार होते हैं, गलत सोच होती है। क्यों? क्योंकि उनने क्या, उनके अंदर क्या है, खुलापन नहीं है। मतलब वो जानकारियां साझा नहीं करते हैं किससे, जनता से। ठीक है, तो ये जो स्थिति विद्यमान है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो पारदर्शिता की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में, प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में एक पारदर्शिता के भाव को क्या लाना पड़ेगा, पारदर्शिता गुण को क्या करना पड़ेगा, आपको समाहित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था, आपका पारदर्शिता का बेसिक था। जैसे क्या हुआ, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में होने वाले व्यय के संबंध में जानकारी होना। मतलब सरकार किसी भी योजना के संबंध में कुछ भी अगर व्यय कर रही है, जैसे उदाहरण के लिए कि भाई आपके क्षेत्र में क्या हुआ, सड़क बनी है, आपके क्षेत्र में सड़क बनी, तो उस सड़क का बजट कितना, उस सड़क के लिए बजट कितना अलॉट हुआ था, ठेकेदार को कितने रुपए दे दिए गए, उस जो सड़क बनाई गई ठेकेदार द्वारा, उसका वो क्या है, वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड मतलब क्या है कि सड़क कितने समय तक चलेगी। ठीक है, और उसका रिपेयरिंग ठेकेदार द्वारा कब 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 किया जाएगा, इन सब के बारे, चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, एक विस्तृत जानकारी अगर आपको उपलब्ध हो पा रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शिता बोलते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट कि पारदर्शिता की आवश्यकता ही क्यों है। तो आवश्यकता क्यों है, पहला कि जनता अपने अधिकारों के प्रति क्या हो पाती है, इससे जागरूक हो पाती है। जनता क्या हो पाती है, इससे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती है। सीधी सी बात है, आपको जानकारी मिल रही है ना प्रशासन के अंदर की, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, क्या काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा नहीं हो रहा है, कितना उसमें चीज़ों को ओपन ओपन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की आपको जानकारी मिल गई, यही तो जनता का अधिकार था। ठीक है, तो जनता अपने अधिकारों के प्रति क्या होता हो पाती है, यहाँ पे जागरूक हो पाती है। इसके अलावा शासकीय कार्यों की जानकारी जनता तक पहुँच जाती है, वही पहुँच गई ना जानकारी सड़क के बारे में आप तक, है ना। इसके अलावा प्रशासन के प्रति लोगों का क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। जब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रशासन में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको एक स्पष्ट जानकारी मिल जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँच जाए, तो आपका इस प्रशासन के प्रति, इस प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति क्या हो जाएगा, आपका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक जवाबदेहिता के बढ़ाने, प्रशासनिक जवाबदेहिता मतलब क्या है, जो प्रशासन है वो जनता के प्रति क्या हो जाएगा, जवाबदेह हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन है वो जनता के प्रति क्या हो जाएगा, जवाबदेह हो जाएगा। वो कैसे जवाबदेह होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या काम हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी किस तक पहुंच रही है, पारदर्शिता के कारण जनता तक पहुंच रही है। तो अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो उसकी वो गलत किया हुआ काम भी जनता तक क्या हो जाएगा, उसकी जानकारी भी जनता तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और अगर उस आपके द्वारा गलत किए हुए काम की, मतलब आपने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, कुछ कर दिया, उस चीज़ की जानकारी जनता तक पहुंचेगी तो समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए क्या हो जाएंगे, आप जनता के प्रति क्या हो जाएंगे, जवाबदेह हो जाएंगे। ठीक है, आप गलत कार्यों करने से बचेंगे। भ्रष्टाचार में कमी लाने में, अगर सीधी सी बात है, पता है कि इस प्रशासन के अंदर क्या हो सकता है, होने वाले प्रत्येक कार्य की जानकारी क्या है, जनता तक पहुंच रही है, तो एक प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य क्या रहेगा, एक डर का माहौल रहेगा, एक भय का माहौल, डर का माहौल रहना रहेगा, या जवाबदेहिता का माहौल रहेगा, भाव रहेगा कि भाई हमको क्या है, कुछ गलत नहीं करना, भ्रष्टाचार आदि। ठीक है, इसके अलावा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो पाता है, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, और अंतर विभागीय समन्वय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अंतर विभागीय समन्वय मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक विभागों के बीच क्या हो जाता है, एक सामंजस्य का भाव विकसित होता है। मतलब ये एक विभाग, ये एक विभाग, एक विभाग, इन सब के बीच क्या हो जाएगा, एक सामंजस्य का भाव विकसित होता चला जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, पारदर्शिता की आवश्यकता को यहाँ से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका, पारदर्शिता बढ़ाने तो सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, कुछ हम मुख्य प्रयास देखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। क्या किया गया इसके तहत,
तो सूचना प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए जो सबसे क्या बोलना चाहिए, सबसे प्रभावी माध्यम है वो क्या है, यही है। सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, यही है। इसके अलावा कुछ भी इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो इस कानून के पीछे बुनियादी उद्देश्य है कि सरकार लोगों के लिए, यह लोगों के लिए है। सरकार क्या है, लोगों के लिए है। तो कैसी होनी चाहिए, अगर लोगों के लिए सरकार है तो खुली होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए। और जिन लोगों का वह प्रतिनिधित्व करती है उसमें कुछ, उससे उनसे क्या है, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मतलब क्या है, सरकार किसके लिए है, जनता के लिए है। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। तो फिर जब सब कुछ जनता के लिए किया जा रहा है तो उसमें फिर क्या है, छुपाने की आवश्यकता क्या है। इसलिए आप क्या रहिए, ओपन रहिए, आप क्या रहिए, खुलापन रखिए। आप क्या रखिए, जनता के प्रति जवाबदेहिता रखिए। ठीक है, ये क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हो गया। बाकी इसके बारे में जो बेसिक जानकारी हो, थोड़ी बहुत डिटेल वो आपको पता है। ठीक है, प्री वाले में आपने मेरे ख्याल से वहाँ पे पढ़ा होगा, यूनिट 10 में आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, इसी को क्या बोला जाता है हिंदी में, नागरिक घोषणा। इसी को क्या बोलते हैं, नागरिक घोषणा। ये क्या होती है, सामान्य शब्दों में समझ लो, फिर इसको हम क्या करते हैं, टेक्निकली समझते हैं। देखो क्या होता है, कई बार आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तहसीली में जाते हैं अपने, ठीक है, तहसील कार्यालय में जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है, आप अपनी समझ लो कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं आप, ठीक है, अथवा आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या कुछ भी बनवाने जा रहे हैं आप तहसीली कार्यालय में। जैसे ही आप तहसीली कार्यालय में पहुंचते हैं, अंदर वहाँ प्रवेश करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो दीवार है, वहाँ पे दीवार में एक कागज चिपका हुआ है। उस कागज में लिखा हुआ है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, फला अधिकारी इस कार्य को करने के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उत्तरदायी होगा। ठीक है, और ये कार्य इतने दिन में क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार की जो घोषणा लगाई जाती है वहां पे, उस चीज को क्या बोला जाता है, नागरिक घोषणा बोला जाता है। ये तो क्या हो गया, सामान्य समझने के लिए हो गया। ये क्या हो गया, सामान्य समझने के लिए हो गया। अब आओ टेक्निकल स्टेज में। तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई संगठन नागरिक के प्रति क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है। भाई आपकी तहसीली में कोई एक चीज पहले से क्या कर दी गई, एक नियम बना करके चस्पा कर दिया गया, चिपका दिया गया है। इसके तहत क्या होगा, काम होगा, कौन काम करेगा, कितने समय में काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी हुई है। तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को ये करने का दायित्व सौंपा गया है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा। इसमें सेवा, सूचना, परामर्श, उनके लिए समयावधि, उत्तरदायी व्यक्ति आदि का विवरण होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना, क्या क्या कागज लगेंगे, कौन उसके लिए उत्तरदायी होगा, कितना समय लगेगा, और ये सब बातें क्या है उस कागज में मेंशन होती हैं। तो वही तो बात हो गई ना, समयावधि आदि का क्या होता है, उत्तरदायित्व आदि का क्या होता है, मेंशन होता है। इसमें शिकायत निवारण तंत्र भी होता है। कैसे, कि समझ लो कि आपको यहाँ पे क्या है, 15 दिन का मतलब जाति प्रमाण पत्र आपका 15 दिन में आपको बन करके मिल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, उसके तहत आपको मिल जाना चाहिए था, पर 15 दिन में आपको नहीं मिला। पर क्या हुआ, आपको 15 दिन में नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लाया गया, 2010 में लाया गया। ठीक है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में लाया गया। इसके तहत नागरिक घोषणा अथवा सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए पूरी एक व्यवस्था बना दी गई। तो अगर नागरिक घोषणा अथवा सिटीजन चार्टर के तहत जो बात की गई है उसके तहत आपका काम नहीं होता है, मतलब समझ लो कि 15 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है, उसके तहत क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्या व्यवस्था की गई है इसके तहत, तो यहाँ पे अपीली अधिकारियों की, एक मिनट ना, एक मिनट, ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या किया गया है, अपीली अधिकारियों की। यहाँ पे क्या किया गया है, अपीली अधिकारियों की, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, अपीली अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अपीली अधिकारियों की नियुक्ति की गई कैसे, तो एक क्या होता है, मान लो आपका 15 दिन में काम नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं शिकायत करेंगे, तो आप सबसे पहले शिकायत किसके पास करेंगे, प्रथम अपीली अधिकारी। किसके पास करेंगे शिकायत, आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास शिकायत करेंगे। अब समझ लो कि प्रथम अपीली अधिकारी ने भी आपकी बात नहीं सुनी और समस्या का समाधान नहीं किया, तो दूसरी व्यवस्था की गई है, द्वितीय श्रेणी अपीली अधिकारी की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्वितीय अपीली अधिकारी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, साथ ही साथ एक दंड की व्यवस्था भी की गई है। मतलब समझ लो कि जिस व्यक्ति को ये कार्य सौंपा गया था, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई 15 दिन में वो आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा गया था, वो व्यक्ति अगर वो कार्य नहीं करता है तो उस पर क्या की जाएगी, अर्थदंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक है, कैसा अर्थदंड लगाया जाएगा, समझ लो कि उस पर क्या किया जा रहा है, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर उसको फाइन लगाया जा रहा है तो अर्थदंड उससे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। वो जो अर्थदंड उससे वसूला जा रहा है, उस अर्थदंड का कुछ हिस्सा किसको प्रदान किया जाएगा, विक्टिम को प्रदान किया जाएगा। मतलब जिसका जाति प्रमाण पत्र 15 दिन में नहीं बना था, अब तो वो क्या हो गया, पीड़ित हो गया, तो उस पीड़ित को क्या किया जाएगा, वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ हो जाती है। अब आता है सतर्कता संस्थानों की स्थापना। सतर्कता संस्थानों की स्थापना में क्या है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं राज्य सतर्कता आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग की भी क्या की गई है, यहाँ पर स्थापना की गई है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, काम किया गया है। ठीक है, फिर आता है सामाजिक लेखा परीक्षण। सामाजिक, ये सीबीसी और एसबीसी आपको पता है मेरे ख्याल से। ठीक है, सीबीसी और एसबीसी आपको पता है, आपने यहाँ पे 10th यूनिट में जब प्री में क्या है पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कब करेंगे, जब हम भ्रष्टाचार पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सामाजिक लेखा परीक्षण। सामाजिक लेखा परीक्षण क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, तो यह एक व्यवस्था है जिसमें किसी राज्य कार्य योजना आदि का निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक के स्तर में जनता की भागीदारी क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। सिंपल से इसको सामान्य भाषा में समझो कि समझो कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य मतलब कोई भी सरकारी कार्य अथवा कोई भी प्राइवेट कार्य है, उस सब का एक साल के पश्चात, ठीक है, समझ लो कि जब भी क्या होता है, वित्तीय वर्ष पूरा होता है, उसके पहले क्या किया जाता है, उसका लेखा परीक्षण किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हम ऑडिट बोलते हैं, ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक ऑडिट की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, सामाजिक लेखा परीक्षण के रूप में की गई है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये वाला जो सामान्य ऑडिट होता है वो कौन करता है, कैग करता है अथवा कोई अन्य संगठन करता है, कैग करता है अथवा कोई अन्य संगठन करता है। जबकि ये वाला लेखा परीक्षण कौन करता है, नागरिक स्वयं करता है, जनता स्वयं करती, लाभार्थी स्वयं करता है। नागरिक और जनता ज्यादा सही शब्द क्या होगा यहाँ पर, लाभार्थी स्वयं करता है। कैसे, कि समझ लो ये सड़क बनाने के लिए, इस ये जो आपके गांव में सड़क जा रही है ना, ठीक है, 5 किलोमीटर की, इस सड़क को बनाने के लिए क्या किया गया था, 5 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। कितने, 5 लाख रुपए क्या किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। अब आपके गांव में क्या हो गई, सड़क बन गई, फाइनली आपके गांव में क्या हुआ, सड़क बन गई, पैसा अलॉट हो गया, ठेकेदार को पैसा चला गया, ये सब पूरा काम हो गया। अब प्रक्रिया यहाँ पे समझो, अब वो जो सड़क बनी है उस सड़क का ऑडिट किया जाएगा, कौन सा, सामाजिक लेखा परीक्षण किया जाएगा, सोशल ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, उसके तहत क्या किया जाएगा, तो जो ऑडिट वाले लोग रहेंगे वो गांव में आएंगे और गांव के लोगों से पूछेंगे, सीधे सीधे किससे पूछेंगे, लाभार्थी से पूछेंगे, गांव के लोगों से पूछेंगे कि आपके गांव में 5 लाख रुपए से सड़क बनाने की जो बात हुई थी, घोषणा हुई थी, उसका पैसा ठेकेदार को चला गया है, तो आपके गांव में सड़क बनी है अथवा नहीं बनी है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जो सड़क बनी है वो गुणवत्तापूर्ण है अथवा नहीं है। इस प्रकार के कई प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाएगा, उसका सामाजिक लेखा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, पारदर्शिता का माध्यम हो गया। जैसे क्या हो गया, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया। ठीक है, प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है इसका, तो ग्राम सभा द्वारा क्या किया जा रहा है, मनरेगा की निगरानी जो की जाती है, वो यही क्या है, इसका उदाहरण है। फिर आता है केंद्रीय सूचना और राज्य सूचना आयुक्त। हमने ऊपर क्या पढ़ा, आरटीआई एक्ट पढ़ा। आरटीआई एक्ट के तहत ही क्या किया गया है, आरटीआई एक्ट के तहत ही किया गया है, केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फिर आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चीज़ों को क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। जैसे क्या हो जाता है, इसका उदाहरण सबसे अच्छा राजस्थान का जन संचार पोर्टल। क्या होता है, राजस्थान का जन संचार पोर्टल। इसके तहत क्या किया जाता है, तो सरकार द्वारा जो भी छोटे मोटे काम किए जाते हैं पंचायत अथवा अर्बन लोकल बॉडीज के स्तर पर या अन्य चीज़ों पर, तो उनको क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जनता तक स्वतः पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विजिल ब्लोअर कानून द्वारा विजिल ब्लोअर को क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। कई बार क्या है, पारदर्शिता किसके द्वारा स्थापित की जाती है, विजिल ब्लोअर्स के द्वारा स्थापित की जाती है। तो विजिल ब्लोअर द्वारा स्थापित की जा रही पारदर्शिता के माध्यम से भी क्या है, उनको संरक्षण, बाद में विजिल ब्लोअर एक्ट जो आया हमारा 2014 में, उसके माध्यम से उनको क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बातें स्पष्ट हुई होंगी काफी कुछ। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पारदर्शिता थी। अब आता है आपका सहानुभूति, क्या होता है, उस पर चलते हैं। ठीक है, सहानुभूति क्या होती है, उस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, क्या होता है सहानुभूति, किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं, जिनमें करुणा की अनुभूति, हमदर्दी, चिंताएं शामिल होती है, उसे क्या कहा जाता है, सहानुभूति कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति में कोई एक ऐसी संवेगात्मक प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है, जो क्या होती है, जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति होता है, जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति होता है। उसके प्रति हम क्या, हमारे अंदर क्या होता है, करुणा का भाव जागृत होता है। उसके अंदर, उसके प्रति हमारे अंदर क्या होता है, एक हमदर्दी का भाव जागृत होता है। उसके प्रति हमारे अंदर एक चिंता का भाव जागृत होता है। क्यों, क्योंकि हमने उसकी किसी समस्या की क्या की थी, अनुभूति की थी। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या है, समस्या में, संकट में देखा था। ठीक है, ये तो क्या हो गया, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सहानुभूति का संबंध मानव के भावनात्मक पक्ष से होता है। हमने पीछे क्या है, मनोवृत्ति को पढ़ा हुआ है, हमने चीज़ों को समझा हुआ है, संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, भावनात्मक पक्ष क्या है, व्यवहारात्मक पक्ष क्या है। भावनात्मक पक्ष में किस किस प्रकार के भाव उभर करके आते हैं, उसको हमने ये सब देखा हुआ है। ठीक है, तो सहानुभूति का संबंध किससे है, भावनात्मक पक्ष से है। जब हम किसी पर सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम उसके लिए क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर मैं आपके प्रति क्या व्यक्त कर रहा हूँ, सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, सिंपैथी, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सिंपैथी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिंपैथी। अगर मैं आपके प्रति सिंपैथी व्यक्त कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं जब हम किसी पर सहानुभूति करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसके लिए क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मतलब मैं आपकी स्थिति को क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
हम उसके प्रति क्या करते हैं, दया दिखाते हैं, परंतु वास्तव में यह नहीं समझ पाते हैं कि जिसके लिए हम दुख प्रकट कर रहे हैं, मतलब मैंने आपको समस्या में देखा, मैंने आपके प्रति दुख प्रकट किया, लेकिन हम असल चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हम जिसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं वह कैसा महसूस कर रहा है, अर्थात हम उसकी वास्तविक मनोदशा नहीं समझ पाते हैं। तो जब अब यहाँ पे अंतर समझो, ठीक है, एक मिनट ना। सहानुभूति में क्या हुआ कि किसी को आप में दुख में देखते हैं और उसके प्रति क्या करते हैं, आप दया का भाव प्रकट करते हैं, दुख का भाव प्रकट करते हैं, पर आप अभी भी उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी आप उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम क्या है, उसकी मानसिक मनोदशा क्या है, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप उसकी एक्चुअल कंडीशन को समझ जाएंगे तो ये सहानुभूति क्या हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, समानुभूति में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, समानुभूति में कन्वर्ट हो जाएगी। समानुभूति क्या है आगे हम समझते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एम्पैथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एम्पैथी। ये क्या था, सिंपैथी था, ये क्या था, सिंपैथी था, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आप किसी के प्रति दुख प्रकट करते हैं अथवा क्या प्रकट करते हैं, दया प्रकट करते हैं, तो दुख और दया प्रकट करने की स्थिति क्या है, सहानुभूति है। पर जब आप उसकी दुख और दया प्रकट करने के साथ साथ उसकी भावनात्मक उसकी वास्तविक मनोदशा अथवा कंडीशन को समझ जाते हैं, उसके बाद कुछ क्या करते हैं, भावना प्रकट करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, तो वो क्या है, आपकी समानुभूति है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति का होना, ठीक है। कमजोर वर्गों के प्रति क्या है, सहानुभूति का होना अत्यंत आवश्यक है। सहानुभूति का होना कमजोर वर्ग के प्रति क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो तो वाकई में क्या है, वंचित है, वो तो क्या है, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो उसके प्रति क्या करना पड़ेगा, आपको दुख अथवा दया का भाव प्रकट करना पड़ेगा। क्योंकि एक सिविल सेवक अपनी सेवा का मूल उद्देश्य क्या रखता है, कर्तव्य तभी पूरा कर सकता है जब उसके अंदर क्या है, समानुभूति हो अथवा सहानुभूति हो, ठीक है। सहानुभूति के माध्यम से कमजोर वर्ग की समस्याएं एवं संवेदनाएं अच्छी तरह समझ पाएगा एवं अपनी सेवा से जुड़े लक्ष्यों क्या कर सकेगा, वो प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से बातें थोड़ी बहुत आपको सहानुभूति के बारे में स्पष्ट होती हैं, और इसको डिटेल में समझेंगे, पर पहले हम क्या कर लेते हैं, समानुभूति को समझते हैं, ताकि एक अंतर आपके पास आ जाए, ठीक है। तो समानुभूति क्या होती है, तो समानुभूति का शाब्दिक अर्थ है समान अनुभूति, मतलब जिस अनुभव में, जिस चीज को आप अनुभव कर रहे हैं, उस चीज को भी क्या कर, उसी चीज को क्या करने लग जाऊं, मैं भी अनुभव करने लग जाऊं। मतलब समझ लो कि आप दुख के जिस स्तर को अनुभव कर पा रहे हैं, ठीक है, आप दुख के जिस स्तर को अभी अनुभव कर रहे हैं, अगर उसी दुख के उसी स्तर, उसी दुख को उसी स्तर के साथ क्या करने लग जाऊं, मैं अनुभव करने लग जाऊं, तो वो क्या हो जाएगी चीज, समानुभूति कहला जाएगी। दूसरे शब्दों में कि व्यक्ति की वह गहरी भावना, ठीक है, व्यक्ति की वह गहरी भावनात्मक समझ जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति जोड़ करके उसकी मना स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप और उसकी गहनता को महसूस करता है, वो क्या कहलाती है, समानुभूति कहलाती है। समझ गए मेरा पॉइंट, ठीक है। क्या हुआ, एक ऐसी भावनात्मक समझ जिसमें हम लोगों को स्वयं को दूसरों की स्थिति से जोड़ करके देखते हैं, मतलब जो आपका दुख था उसको, उस दुख को मैंने अपना दुख समझा, जो आपका कष्ट था उस कष्ट को मैंने अपना कष्ट समझा, मतलब मैंने स्वयं को आपसे जोड़ा, ठीक है, और आपकी मनः स्थिति को समझा, ठीक है, और समझते हुए समस्या के स्वरूप उसकी गहनता को क्या किया, मैंने महसूस किया। तो जब ये चीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो चीज क्या हो जाती है, समानुभूति हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या होता है, समानुभूति में स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है। अब अंतर समझो, ठीक है। तो वैसे सहानुभूति समानुभूति में अंतर आगे दिया हुआ है, पर फिर भी समानुभूति में क्या हो रहा था, मैं आपको ने अपने आप को स्वयं को दूसरे की स्थिति के साथ क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, मतलब मैं अपनी समस्या को उसकी समस्या को अपनी समस्या समझने लग जाता हूँ, जो उसका कष्ट हो मेरा कष्ट है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो स्व और पर का भेद था, मतलब स्व मतलब मैं, पर मतलब तुम, ठीक है, तो स्व और पर का जो भेद था वो क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है, मतलब तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है, मेरा कष्ट तुम्हारा कष्ट है, ठीक है। ये क्या होती है, समानुभूति की स्थिति होती है। जबकि सहानुभूति में क्या होता है, स्व और पर का अंतर विद्यमान रहता है, किसमें, सहानुभूति में, जो आपने पीछे देखा, तो उसमें स्व और पर का अंतर विद्यमान रहता है, मतलब मैं आपको कष्ट में देखूंगा तो मैं कुछ दया का भाव लेकर के आऊंगा, दुख का भाव प्रकट करूंगा, लेकिन मैं आपके कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानूंगा, वो क्या है, सहानुभूति है। और जब मैं आपके कष्ट को अपना कष्ट मान लूंगा तो वो क्या है, समानुभूति है, ठीक है। समानुभूति में स्व पर का अंतर समाप्त हो जाता है। इस मूल्य का दार्शनिक आधार क्या है, समानता एवं बंधुत्व है। भाई मैं आपके कष्ट को अपना कष्ट क्यों मान रहा हूं, मतलब मैं समानुभूति का भाव क्यों प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं, मैं समानता का भाव रखता हूं, मैं बंधुत्व का भाव रखता हूं, ठीक है। मतलब आप समस्या में हैं तो आपकी समस्या को अपनी समस्या स्थिति मतलब आपकी समस्या को कोई अपनी समस्या कब समझेगा, जो आपसे क्या करेगा, बंधुत्व का भाव रखेगा, ठीक है, जब आपसे क्या रखेगा, समानता का भाव रखेगा। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है।
ठीक है, ये क्या है, समानुभूति के आधार पर किसी व्यक्ति के कष्टों का मूल्यांकन कर पाते हैं कि मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है वो उसे उपलब्ध है अथवा नहीं होती। ठीक है, मतलब समानुभूति के आधार पर क्या होता है, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए कि आपने क्या है, एक चौराहे पे भिखारी को देखा, उस भिखारी को देखा और आपने, और उसके प्रति आपने क्या किया, एक दया का भाव प्रकट किया, एक दुख का भाव प्रकट किया, बोले बताओ कितनी भीख मांग रहा है, कितना कष्ट में है। आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, दया का भाव प्रकट किया, ये क्या है, सहानुभूति है। दूसरा स्थिति, आपने उसको देखा, दया और दुख का भाव प्रकट करने के साथ साथ क्या किया आपने, उसको उस तरीके नजरिए से देखा कि वो जो भीख मांग रहा है वो क्या है, आपकी ही समस्या है। तो क्या करेंगे फिर, आप उसको पकड़ के लेके जाएंगे कहीं, उसको अच्छे अच्छे खासे अच्छी जगह पे ले जा करके उसको ठीक ठाक स्थिति में लेकर के आएंगे, बाल कटवाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर उसको कहीं किसी जगह कोई स्किल प्रदान करके, या फिर अगर इसको उसको कोई स्किल आती है उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको आप एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे अथवा एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे, जैसा भी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समानुभूति क्या होती है, अनुभवजन्य प्रक्रिया में संवेदना से होती है। क्या हुआ, अब ये जो काम कर रहे थे ना, भिखारी को आप पकड़े और उसको शिक्षा नहलाए धुलाए, शिक्षा के लिए ले गए, किसी उसको आश्रम में छोड़ दिए, ये सब काम कर क्यों रहे हैं आप, ये सब काम आप कर क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने उस चीज को अनुभव किया है। हो सकता है कभी आप भी क्या रहे हो, इस प्रकार की स्थिति से गुजरे हो, आपका भी किसी ने कल्याण किया हो, तो आप उस स्थिति को समझते हैं। ठीक है, आप उस संवेदना को, उस भाव को समझते हैं आप, इससे वह व्यक्ति निकट से महसूस करता है जिससे संबंधित घटना को देखा या झेला हो। जैसे भूकंप प्रभावित, बाढ़ प्रभावित लोगों एवं जनमानस की समस्याओं को वह व्यक्ति अधिक समझ सकता है जिसने इन परिस्थितियों क्या है सामना किया हो। जैसे उदाहरण के लिए कि आप क्या है, मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपके यहाँ तो भूकंप आता ही नहीं है, आपके यहाँ चक्रवात आता ही नहीं है, आपके यहाँ सुनामी आती नहीं है, इस प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं नहीं आती हैं, तो आप उड़ीसा के तट में रहने वाले व्यक्ति की समस्या को उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे जितना गुजरात के तट में रहने वाला व्यक्ति उड़ीसा के तट में रहने वाले व्यक्ति की समस्या को समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि गुजरात के तट में रहने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार की समस्याओं का क्या करता है, सामना करता है, तो उसको पता है कि ये समस्या किस प्रकार की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वो हमारे वो चीज क्यों हो रही है, वो समानुभूति का स्तर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे वो चीज हमने क्या है, हमारे अनुभव से सीखी है, अनुभवजन्य है वो। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं एक प्रशासक के रूप में, इसका संबंध सहनशीलता, संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं से जुड़ता है। वहीं दूसरी ओर इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष के संदर्भ में इसका संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता से है। लोक सेवक में यदि सहानुभूति का मूल्य होगा तो वह लोगों से बेहतर तरीके से क्या कर पाता है, संवाद स्थापित कर पाता है। अगर आपके अंदर सहानुभूति के गुण है तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना पसंद करेंगे, लोगों की समस्याओं को आप क्या करेंगे, समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, आपसी समझ को बढ़ा पाएंगे जिससे वह लोगों की समस्याओं को समझ करके उनका उचित निराकरण क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका सहानुभूति समानुभूति था। इसको और डिटेल में समझते हैं आगे अभी हम, पर पहले हम क्या देख लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं, इस चीज को समझो थोड़ा सा भी। क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, एक डिग्री दी हुई है। ठीक है, आपने वो दिखा होगा ना, सोरेनसन स्केल देखा होगा। ठीक है, सोरेनसन स्केल मतलब क्या, पीएच स्केल जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल में क्या बताया जाता है आपका, पीएच मान बताया जाता है, कोई चीज़ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इस बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लो पीएच स्केल है, ये समझ लो पीएच स्केल है या पीएच स्केल जैसा कुछ है, जहाँ पे ये क्या है, उदासीन है, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्षारीयता की जगह क्या मान लीजिए आप, इस प्रकार के मूल्य बढ़ रहे हैं, और अम्लीयता की जगह मान लीजिए आप इस प्रकार के मूल्य बढ़ रहे हैं, और ये क्या हो जाती है, न्यूट्रल स्टेज हो जाती है। तो समझ लो डिग्रीनेस के आधार पे कि आप जब आप जीरो में बैठे हुए हैं, तो जब जीरो में बैठे रहेंगे आप तो दूसरों के कष्टों की क्या कर देंगे, आप उपेक्षा कर देंगे। अथवा जैसे समझ लो कि यहाँ पे सड़क किनारे एक व्यक्ति क्या है, घायल पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, या एक व्यक्ति किसी अन्य कष्ट में डूबा हुआ है, तो वहीं से आप निकल रहे हैं, तो आपको उसको देख करके आपको एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसके कष्ट के प्रति क्या रहे, उदासीन रहे, उसके कष्ट को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये क्या है, उदासीनता की स्थिति है पहला। अब क्या होगा, यहां से दो स्थितियां हो सकती हैं, एक ये वाली इधर वाली स्थिति हो सकती है, एक इधर वाली स्थिति हो सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं सकारात्मक स्थिति पे। एक सकारात्मक स्थिति में क्या हो जाता है, सहानुभूति आती है, मतलब आपके अंदर उसके प्रति क्या हो जाएगा, मदद करने का एक भाव जागृत होगा, और फाइनली क्या कर देंगे, आप मदद करने लग जाएंगे, वो समानुभूति है।
समानुभूति का ही अगला चरण क्या होता है, थोड़ा सा उसकी डिग्री में बढ़ जाती है करुणा, और उसी की डिग्री में क्या हो जाता है, दया आती है। दया क्या होती है, तात्क्षणिक होती है। दया क्या होती है, तात्क्षणिक होती है। तात्क्षणिक मतलब क्या था, आप होते हैं ना सड़क में खड़े हुए हैं, सिग्नल में खड़े हुए हैं, चार लोग भीख मांग रहे थे, आपने उनको देखा, आपको उनके प्रति दया आ गई, लेकिन जैसे ही आप अगले सिग्नल में वहां से निकले, अगले चौराहे में पहुंचे या आगे निकल गए, आपको सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, भूल जाता है। पीछे वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, उस समय तक में भूल चुका होता है, आपको उसके कष्ट से कोई खास मतलब नहीं था। ये क्या है, दया है। दया क्या होती है, तात्क्षणिक होती है। हम सब के अंदर वो भाव होता है, वो क्या है, तात्क्षणिक है। ये क्या होगा, डिग्री अनुसार ऐसा इस प्रकार से बढ़ता जाता है। अगर आप निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव में अलग अलग प्रकार के मूल्य आते जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, घृणा होती है। जिसमें सबसे प्रमुख क्या होती है, घृणा होती है। मतलब आप तो क्या थे भाई, यहाँ पे पहले की स्थिति में उदासीन थे, लेकिन इस स्थिति में क्या आ जाएंगे, आप गरीब को घृणा के भाव से देखें, बोले गरीब है, कितना गंदा से रहता है, ऐसे कोई रहता है, इस प्रकार के भाव आपके अंदर क्या हो जाएंगे, जागृत होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, डिग्रीनेस के आधार पे तय की जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगला, नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका क्या होती है, प्रशासन में समानुभूति कैसे योगदान दे सकती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, समानुभूति व्यक्ति को अधिक धैर्यवान बनाती है, तो उसके स्वभाव क्या करती है, अधिक उदार बनाती है। सीधी सी बात है, जब आप लोगों के कष्टों को समझेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, तो आपके अंदर धैर्य का भाव विकसित होगा, आप उदार हो जाएंगे। उदाहरण कि जब कोई अधिकारी निरीक्षण का कार्य कर रहा होता है, तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उसे लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समझने में क्या होती है, समझने क्या होती है, आवश्यकता होती है। कोई भी काम करेंगे आप, तो लोगों की समस्याओं को समझने क्या होगी, आवश्यकता। किसी गांव में जाते हैं आप, समस्याओं को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस जगह गांव में गए हैं तो लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या के तौर पे देखना पड़ेगा। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो क्यों नहीं बना, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। ठीक है, एक विविधतापूर्ण देश में, हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण है, एक विविधतापूर्ण देश में जहाँ बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वहाँ समानुभूतिशील सेवकों क्या है, समर्पण के साथ कार्य करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। जैसे आईएएस अधिकारी द्वारा, ऐसा कई बार आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं, कुछ अन्य अधिकारी भी आ सकते हैं, और अन्य एक सामाजिक नागरिक भी, समाज के नागरिक भी आ सकते हैं। ठीक है, क्या कि कई बार आपने देखा होगा, ये तो आईएएस अधिकारी या समाज का जो एक प्रबुद्ध वर्ग रहता है, या जो व्यक्ति रहते हैं इंडिविजुअल के तौर पर, वो क्या करते हैं, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, एक फंडिंग इकट्ठा करते हैं, और उन समस्याओं के समाधान में उस पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, ये चीज़ किस ओर बताती है कि हमने उस समस्या को समझने का प्रयास किया, और समस्या को समझने के पश्चात हमने क्या किया, अपने स्तर पर उस समस्या के समाधान हेतु क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, समानुभूति आती है। ठीक है, प्रशासन में उसका उपयोग आता है। अब आते हैं समानुभूति और सहानुभूति में अंतर क्या होता है, इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या होता है। तो किसी व्यक्ति की अनुभूति को समान स्तर पर जाकर के अनुभव करना, किसी व्यक्ति की अनुभूति को, मतलब उसके कष्ट को, उसकी स्थिति को, अनुभूति मतलब उसकी स्थिति क्या करना, समान स्तर पे, मतलब उसी के स्तर पे जाना। जो आपका कष्ट है, उस कष्ट को मैं अपना कष्ट समझने लग जाऊं, वो समान स्तर कहलाएगा। ठीक है, जब वो चीज होने लग जाएगी तो वो क्या है, समानुभूति। इसको हमने पहले समझ लिया। समानुभूति को किस रूप में हम जान सकते हैं, खग जाने खगही की भाषा। एक पक्षी का कष्ट एक पक्षी ही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि पक्षी क्या कह रहा है ये मनुष्य कैसे समझ पाएगा, पक्षी क्या कह रहा है ये मनुष्य कैसे समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता ना, वो सिर्फ चहचहा सकता है पक्षी, या अन्य प्रकार की आवाजें जो वो निकाल सकता है। ठीक है, तो पक्षी को क्या कष्ट है सिर्फ कौन समझ सकता है, पक्षी समझ सकता है। ये वैसे ही है कि एक मनुष्य को क्या कष्ट है, उसके कष्ट को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके स्तर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि दूसरे के दर्द एवं आंतरिक संवेगों को समझना, उसको तार्किक मदद पहुंचाना, क्या कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है। ठीक है, समानुभूति में संज्ञानात्मक भावनात्मक दोनों घटक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। समानुभूति में क्या है, संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों घटक क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, अब इसको और समझो। जैसे एक एसिड हमले की शिकार लड़की यदि दूसरी लड़की से कहे कि मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, तो यह समानुभूति क्या हो जाता है, मतलब क्या होता है कि अगर कोई लड़की क्या है, एसिड फेंका गया, कोई दूसरी लड़की आकर के बोलती है कि मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि उसने उस चीज़ को कभी क्या है, अनुभव किया है। ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं तेरा दर्द क्या कह सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, मतलब समझ सकती हूँ, मतलब क्या है, उस चीज़ को उनने क्या किया है, देखा है, उस चीज़ का उनने अनुभव नहीं किया है। तो ये क्या हुआ, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ वाली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति क्या होती है, मैं तेरा दर्द महसूस कर सकती हूँ, इसका मतलब क्या है, उसके साथ भी वैसी कोई घटना हुई है, उसके साथ भी क्या है, वैसी कोई घटना हुई। ठीक है, तो अगर दर्द समझ सकते हैं मतलब क्या है, सहानुभूति है, अगर महसूस कर सकते हैं मतलब क्या है, समानुभूति है। ठीक है, इस चीज को हमने पहले भी समझ लिया, डायग्राम में जो लिखा हुआ है। समानुभूति में क्या होता है, स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है, जबकि सहानुभूति में स्व और पर का भेद बना रहता है, स्व और पर का अंतर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को हमने पहले समझा हुआ ऊपर।
अब आते हैं किंतु सहानुभूति सदैव बुद्धि से क्या होती है, संचालित। सहानुभूति किससे संचालित होती है, बुद्धि से संचालित होती है। मतलब क्या है, आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति दया और अथवा क्या बोलना चाहिए, दुख का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उस समय अपनी बुद्धि लगाते हैं। किस प्रकार की बुद्धि, यार मैं इसकी मदद करने जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की बुद्धि आप क्या लगाते हैं। तो सहानुभूति क्या है, बुद्धि से संचालित होने वाली चीज है, तर्कों से संचालित होने वाली चीज, अर्थात संबंधित तथ्य वास्तव में कितनी सच्चाई रखता है या उसमें से असत्य के कितने स्वरूप है, इन सबको परखने के बाद ही सहानुभूति क्या करती है, कार्य करती है। हम जानते हैं कि आईएसआईएस क्या है, उदाहरण के लिए हम जानते हैं आईएसआईएस क्या है, क्रूर आतंकवादी संगठन है। जब वे किसी गैर इस्लामिक व्यक्ति या निर्दोषों को विभिन्न तरीकों से मौत की सजा देते हैं तो हमें मरने वालों के प्रति क्या सहानुभूति होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आईएसआईएस द्वारा अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा जब लोगों को मारा जाता है, किन लोगों को मारा जाता है, जो क्या होते हैं, निरपराध होते हैं, किसी प्रकार का उन्हें कोई बुरा कर्म नहीं किया है, अनावश्यक उनको मारा जा रहा है, ठीक है, आतंकवाद के लिए, जिहाद के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, तो हम क्या करते हैं, उन लोगों के प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करते हैं। किनके प्रति, मरे हुए लोगों के प्रति, ठीक है, आतंकवादियों के प्रति नहीं, मरे हुए लोगों के प्रति। लेकिन जब कसाब, अफजल जैसे आतंकियों को अदालती आदेश पर क्या फांसी होती है, ओसामा बिन लादेन को उनके द्वारा सील कमांडोज द्वारा मार करके फेंक दिया जाता है समुद्र में, तब हमें उनके प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि सत्य के स्वरूप को समझती है। यहाँ से ये बात क्या सिद्ध होती है कि सहानुभूति किससे चलायमान है, बुद्धि से चलायमान है। अगर वो भावना से चलायमान होती तो आप इन मरे हुए लोग, जो यहाँ पे लोग मर रहे थे, उनके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करते, और जो आतंकी मर रहे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करते आप। पर आपने क्या किया, सिर्फ इनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करी, इन आतंकियों के प्रति आपने सहानुभूति व्यक्त नहीं करी। क्यों, क्योंकि आप क्या है, बुद्धि से, आपकी सहानुभूति किससे चलायमान है, बुद्धि से चलायमान है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्या होती है, सिद्ध होती है। अब आते हैं, समानुभूति केवल क्या है, अनुभवजन है, प्रक्रिया है, संवेदना होती है, इसे वही महसूस कर सकता है जिसने स्वयं संबंधित स्थिति क्या है भोगा, जबकि सहानुभूति से निरीक्षण निरपेक्ष तर्कों पर क्या करती, कार्य करती है। इस चीज को हमने काफी डिटेल से ऊपर क्या कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं करुणा क्या होती है। ठीक है, किस पे आते हैं, करुणा क्या होती है। तो करुणा क्या है, करुणा से आशय क्या है, आशय। ठीक है, करुणा से क्या है, आशय, दुखी एवं कमजोर व्यक्तियों एवं प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना से है जो उनके दुख की पूर्ण स्थिति को समझने, उनके प्रति समानुभूति रखने के लिए फलस्वरूप क्या होती है, उत्पन्न होती है। करुणा एवं संवेदनशीलता, हम दूसरों के कष्टों के प्रति इतने भावुक हो जाते हैं कि उसके कष्ट निवारण के लिए कुछ करने की करने क्या हो जाते हैं, हम प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी करुणा कहलाती है। आवश्यकता क्या हो इसका, तो दूसरों की समस्या को समझने में, किसमें, दूसरों की समस्या को समझने में, मदद करने में, मदद में, पर करने के लिए प्रेरित होने में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरों के कष्टों के निवारण में, उन दूसरों का स्तर ऊंचा करने में, संवैधानिक लक्ष्यों की स्थापना में, प्राप्ति में, कल्याणकारी योजनाओं को उचित क्रियान्वयन में, सही व्यक्ति की तक उसकी मदद पहुंचाने में, और आत्मसंतुष्टि में। करुणा का भाव जब आप प्रकट करते हैं तो आपको क्या होती है, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ से क्या होती है बात, यहाँ से किस रूप में निकल कर आती है, करुणा के रूप में निकल करके आती है। ठीक है, अब आता है सहानुभूति और करुणा के मध्य क्या अंतर होता है। तो सहानुभूति क्या है, सहानुभूति और करुणा के मध्य अंतर मात्रा और स्तर का होता है। हमने वो जो एक हमने डायग्राम समझा ना ऊपर, जो डिग्री वाला डायग्राम समझा, तो हमने क्या देखा था, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, दया, एक डिग्री नेस का तो अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये आपने यहाँ पे देखा ना, ये उदासीन था, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, समझ लो ये सहानुभूति है, समानुभूति है, करुणा है। ये डिग्रीनेस का अंतर क्या कहलाता है, आपका सहानुभूति और करुणा के मध्य के रूप में निकल करके आता है। सहानुभूति का आशय दूसरों की पीड़ा की भावनाओं को क्या करना, महसूस करना है। यह एक सामाजिक अभिव्यक्ति है। सहानुभूति का आशय दूसरे की पीड़ा को समझने से, परंतु यह अवस्था क्या होती है, क्षणिक होती है। समानुभूति में आप दूसरे व्यक्ति के कष्ट को उसके स्थान एवं स्वयं को रख करके अनुभव करते हैं। यह सहानुभूति क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। सहानुभूति और समानुभूति से इतर, करुणा में आप दूसरे के कष्ट को महसूस करने के साथ साथ इस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्य भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी कमजोर व्यक्ति को सड़क किनारे देखते हैं तो सहानुभूति होती है। अब कैसे होगा, कोई एक कमजोर व्यक्ति को आपने सड़क किनारे देखा तो क्या क्या स्थिति हो सकती है, सहानुभूति के तहत क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के कष्ट को आप महसूस करेंगे, समानुभूति के तहत उसकी सहायता करना चाहेंगे। करुणा में क्या होगा, आप वास्तव में उसके कष्ट के निवारण हेतु क्या करने लग जाएंगे, कुछ कार्य करने लग जाएंगे। ये क्या है, करुणा है। अब आखिरी में आता है दया। दया क्या है, एक तात्कालिक मानसिक स्थिति होती है। दया क्या है, तात्कालिक मानसिक स्थिति क्या है, दया होती है। तात्कालिक मानसिक स्थिति क्या होती है, दया कहलाती है, अवस्था होती है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी के प्रति भाव उत्पन्न करता है। दया में यह निहित होता है कि दया का पात्र खुद उभरने में क्या समर्थ नहीं होता, जबकि दया करने वाला उसको उभरने में समर्थ होता है। मतलब आपने एक व्यक्ति को कष्ट में देखा, उस व्यक्ति को कष्ट में देखते हुए क्या हुआ, आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न हुआ। मतलब एक व्यक्ति क्या है,
अपने कष्ट से उबर पाने में सक्षम नहीं है, जबकि आप क्या है, उस व्यक्ति को उसके कष्ट से उबार पाने में सक्षम हैं। मतलब क्या हुआ, दया का पात्र खुद उबरने में समर्थ नहीं है, जबकि दया करने वाला व्यक्ति उसको उबारने में क्या है, समर्थ है। लेकिन यह क्या है, तात्कालिक मानसिक स्थिति है। मतलब सिग्नल में आपने देखा व्यक्ति को, उसके प्रति दया आई, लेकिन जैसे ही सिग्नल से आगे आप बढ़ गए तो वो व्यक्ति ही क्या हो जाएगा, आपके मन से निकल जाएगा, उसको क्या कर देंगे, आप भुला देंगे। ठीक है, ये क्या है, दया है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ तक इतना ही रहेगा। दया, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, इन पारदर्शिता, इन सब चीज़ों को आज हमने क्या किया, यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनका वहाँ पे क्या किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, अंततः अभी क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।